7 मई को राजौरी पुंछ की आवाम ने वोट देकर यह तय करना है कि उनका अगला एमपी कौन होगा। 7 मई को जब वोटिंग मशीनें बंद हो जाएंगी, उसके बाद 4 जून को यह पता चलेगा कि राजौरी पुंछ के लोगों की नुमाइंदगी कौन करेगा। राजौरी पुंछ अक्सर मैं आता जाता रहता हूं और मेरे आने जाने की वजह भी यह है क्योंकि इस इलाके में जिस पैमाने पर तरक्की होनी चाहिए थी, जिस पैमाने पर इस इलाके का टूरिज्म दुनिया के नक्शे पर होना चाहिए था और जो पहचान इस इलाके की पूरे मुल्क में होनी चाहिए थी, बदकिस्मती से वो पहचान इस इलाके की पूरे मुल्क में नहीं है। उसके लिए जहां इस इलाके के रहनुमा और रहबर जिम्मेदार हैं, वहीं पर वक्तन फवक्तन जो हुकूमतें जम्मू कश्मीर में बनती रहीं, उन हुकूमतों ने भी सिर्फ और सिर्फ इस इलाके को एक मिनिस्ट्री के नाम पर 2-3 मंत्रालय दे दिए और उसके बाद इस इलाके को छोड़ दिया। इस इलाके की बहबूद के लिए, इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए कुछ खास नहीं किया। यही वजह है कि आज भी सिंगल लेन रोड है, जिस सिंगल लेन रोड के जरिए आप राजौरी पुंछ जाते हैं, चाहे इससे पहले के मेंबर पार्लियामेंट रहे हों या इन असेंबली में जिन लोगों ने राजौरी पुंछ की नुमाइंदगी की हो, उन तमाम लोगों से आपका ये सवाल पूछना तो बनता है कि आप लोगों ने अपने दौर में, अपने जिस वक्त आप मेंबर पार्लियामेंट थे या आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, तो आपने इलाके के लिए क्या किया। इस वक्त जो इलाके की सूरत हाल है कि आपने मेंढर की तरफ जाना है, तो जिस सड़क से आप मेंढर जाते हैं तो मेंढर वालों को ज्यादा बेहतर पता है कि उनकी सड़क का हाल क्या है। आप राजौरी की तरफ जाते हैं तो अब रास्ता खुला होना शुरू हुआ है, अब 4 लेन बन रही है, अब बहुत बड़े पैमाने पर तरक्की के काम हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले इस इलाके की सूरत हाल क्या थी? टूरिज्म के मैप के ऊपर राजौरी और पुंछ का यह खूबसूरत इलाका क्यों नहीं है? टूरिज्म के मैप के ऊपर अगर राजौरी पुंछ का इलाका होता तो इस इलाके की शक्ल और इस इलाके की सूरत क्या होती? ये सवाल आपको जरूर पूछना है। मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर जो भद्दा मजाक राजौरी और पुंछ के साथ सालों से किया गया, उस भद्दे मजाक को एड्रेस करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज अब वहां पर बनकर तैयार तो है, लेकिन क्या उस मेडिकल कॉलेज में वो तमाम सहूलियात मैसर हैं आपको, जिन सहूलियात के होते हुए आपको जम्मू आने की जरूरत ना पड़ती हो? उसके बाद आप राजौरी और पुंछ के इलाके को में जब घूमते हैं तो इतनी खूबसूरत वादियां हैं, इतना खूबसूरत इलाका है, लेकिन इस खूबसूरत इलाके की जिस तरीके की रिप्रेजेंटेशन इसकी पूरी दुनिया में होनी चाहिए थी, वो रिप्रेजेंटेशन इस इलाके की नहीं है। इस इलाके में जब आप जाते हैं तो आपको एक खूबसूरत सा, अब कुछ पिछले दिनों में जब मैं गया था तो कुछ एक रेस्टोरेंट वहां पर नजर आने शुरू हुए थे, लेकिन सैलानी जब किसी जगह जाते हैं उन्हें हर तरह की फैसिलिटी हर जगह पर मैसर होनी चाहिए, वो उनको उम्मीद और तवक्का होती है। उस तरह की फैसिलिटीज राजौरी और पुंछ में क्यों नहीं है? डाक बंगले सरकारी लोगों के लिए और खास लोगों के लिए महदूद क्यों हैं? डाक बंगलों में और बस बाकी सरकारी जितनी भी अकोमोडेशंस हैं, उन अकोमोडेशनों में आम लोगों को इजाजत क्यों नहीं? आम पर्यटकों को, आम टूरिस्टों को उन तमाम चीजों का इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों नहीं? राजौरी पुंछ के लोगों को लोकसभा के इंतखाबात में जब आप वोट डालने के लिए जाएं, तो आज देख रहा था मैं एक वीडियो में ये कहा जा रहा है कि जनाब वोट इस चीज पे मांगा जाएगा, वोट उस चीज पे मांगा जाएगा, फलां का एहसान याद रखा हुआ है लोगों ने, फलां का एहसान याद रखा हुआ है लोगों ने। और मैं ये भी देख रहा था कि बड़ी फराख दिली के साथ नौजवान भी कह रहे हैं कि फलां पार्टी को, फलां लीडर को हमने वोट देना है। ये ख्याल भी करिएगा वोट देते वक्त कि क्या वो लीडर आपके इलाके को वक्त दे पाएगा? क्या उस लीडर की जमात आपके इलाके को लेकर संजीदा है? क्या वो लीडर आपके इलाके में आपकी बात सुनने के लिए आपके पास मौजूद रहेगा? क्या वो लीडर आपके पास आकर आपका दुख दर्द और आपकी तकलीफ सुनेगा? कहीं आपका हाल वही तो नहीं होगा कि इससे पहले भी जो एमपी बनते थे वो जम्मू बैठते और आपको उनसे मुलाकात करने के लिए जम्मू आना पड़ता था। और ये भी मैंने बड़ी बार राजौरी पुंछ के लोगों से सुना है कि सिवाय लीडरों के किसी को पता नहीं होता था कि हमारा एमपी है कौन। तो क्या आप इसी सूरत हाल को आगे भी जारी व सारी रखना चाहते हैं? क्या आप इस सूरत हाल में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं? ये सारी वो चीजें हैं जिन सारी चीजों को आपने अपने जहन में रखना है और आपने अपने जहन में रख के उसके बाद जब आप पोलिंग बूथ पर जाएं तो तब सोचेंगे बटन किसका दबाना है, किस पॉलिटिकल पार्टी का बटन हम लोग दबाएं। मैंने आपको कहा ना कि अगर एक मजहबी तकरीर करें
تو دنیا جمع ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ باتیں جو باتیں آپ سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کے اسکول، آپ کے کالج، آپ کے یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں، ان باتوں کو سننے کی آپ کو دلچسپی ہی نہیں، آپ سننا ہی نہیں چاہتے کہ جناب یہ بات ہمیں مت سناؤ، ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ فلاں جماعت کا جو فلاں لیڈر ہے جو ہمیں مدد کر سکتا ہے کہ وقت آخر میں ہماری مدد کر سکتا ہے، تو ہم اس لیڈر کو جو ہے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میری گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے یہ کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں، اپنے علاقے کی پسماندگی، اپنے علاقے کے حالات، اپنا ہسپتال، اپنا بجلی، اپنا پانی، ان تمام چیزوں کو خاطر ملا کر ووٹ دیجیے گا. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقین مانیے ہم تو صحافی ہیں، ہماری زندگی میں کوئی زیادہ فرق پڑنا نہیں ہے، فرق آپ ہی کی زندگی میں پڑنا ہے. ہسپتال میں جب آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو پریشان آپ ہوں گے. اگر آپ کے پاس اچھی سڑک نہیں ہوگی تو پریشان آپ ہوں گے. اگر آپ کے پاس اچھا اسکول نہیں ہوگا تو پریشان آپ ہوں گے. اگر آپ کے پاس اچھا کالج نہیں ہوگا تو پریشان آپ ہوں گے. ذرا سوچئے، اگر راجوری اور پنچ میں بہترین کالج ہوتے تو آپ اپنے بچوں کو جموں پڑھنے کے لیے کیوں بھیجتے؟ اگر راجوری اور پنچ میں بہترین کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہوتے، آپ کے بچے جموں اور شری نگر اور دلی اور بمبے میں بیٹھ کر کوچنگ کیوں کرتے؟ اگر آپ کے پاس بہترین میڈیکل کالج ہوتا تو آپ اپنے پیشنٹ کو جموں کیوں بھیجتے؟ اگر آپ کا بہترین یونیورسٹی ہوتی تو راجوری اور پنچ کے بچے جموں اور شری نگر شہروں میں پڑھنے کے لیے کیوں آتے؟ یہ سارے سوال ہیں جن کے بارے میں فکر مند ہو کر سوچئے گا اور اس کے بعد یہ طے کیجئے گا کہ ہمیں 7 مئی کو بٹن کون سا دبانا ہے.